जहां हम एक सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं शुरू करने से पहले हमारे अतिथिगण का स्वागत सत्कार करती हूँ और बड़े ही मान सम्मान के साथ हमारे अतिथि आदरणीय बाल स्वरूप राही जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इतने वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं। अब आगे मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय आभा चौधरी जी को। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय बाल स्वरूप जी आ चुके हैं, आलोक त्यागी सर को। सर, जी। और अब कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आगे द्वीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। अरे भाई साहब, आगे पीछे तो हो जाओ, सामने आओगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप कृपया पधारें। और द्वीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे अतिथिगण को आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। बोलो उधर से की जगह रेनू जी आओ ना। अरे 5 लोगों में आपको बुलाया पटेल की तरफ से, आप ऐसे क्या बात आप आओ। आ रही हैं। आप सर, आप जलाओ प्लीज सर। अरे नहीं, सर प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। आप जाओ, चलो जल्दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं महाकुरुते सर्वकालेषु सर्वदा। सभी विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी को हम सादर नमन प्रणाम करते हैं। और एक कार्यक्रम की खूबसूरत जो है शुभारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद है। सर जी मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हमारी आदरणीय रजनीश गोयल मैम को। जी मैम, आप आते। हमारी पटल की बहुत वरिष्ठ और सक्रिय जो हैं हमारी कार्यकारी संचालिका है, बहुत अच्छी कवित्री है, योगा टीचर है, बहुत। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत।
जी, मंच को नमन, मंच पर आसीन आप सभी सुधीजनों को नमन और माँ शारदे को नमन करते हुए आज बोला गया है कि गणेश वंदना करूं और आप सभी श्रोताओं की भी अभिनंदन करती हूं। और देखिएगा, शिव गौरा के लाडले लाडले श्री गणेश, आन पधारो लाडले, सबके मिटे क्लेश, रजनी सबके मिटे क्लेश। अभिवंदना एक अज्ञात कवि जी की रखना जा रही हूँ। जय गणेश जो भी कोई गाता है, जय गणेश जो भी कोई गाता है, उसके किसी काम में विघ्न नहीं आता है। बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति। शिव के दुलार प्यारे प्यारे हैं गणपति, माता की आंखों के तारे हैं गणपति। शिव के दुलार प्यारे प्यारे हैं गणपति, माता की आंखों के तारे हैं गणपति। भक्ति भाव से जो कोई गीत इनके गाता है, भक्ति भाव से जो कोई गीत इनके गाता है, उसके किसी काम में विघ्न नहीं आता है। बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति। बिगड़े हुए कामों को पल में बना देते हैं, उजड़े हुए घर को बाबा पल में बसा देते हैं। बिगड़े हुए कामों को पल में बना देते हैं, उजड़े हुए घर को बाबा पल में बसा देते हैं। 10 दिनों को जो भी कोई घर इन्हें बुलाता है, 10 दिनों को जो भी कोई घर इन्हें बुलाता है, उसके किसी काम में विघ्न नहीं आता है। बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति। ध्यान तेरा ऋषि मुनि सबसे पहले धरते हैं, हे बप्पा हम भी तुम्हें पहले नमन करते हैं। ध्यान तेरा ऋषि मुनि सबसे पहले धरते हैं, हे बप्पा हम भी तुम्हें पहले नमन करते हैं। सच्चे मन से जो भी कोई गीत तेरे गाता है, सच्चे मन से जो भी कोई गीत तेरे गाता है, उसके किसी काम में विघ्न नहीं आता है। बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति, बोलो 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 गणपति। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत बहुत आभार आपका। और आगे मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय रेणु सिरोया जी को, जो राजस्थान उदयपुर से आई हुई है। स्वागत है आपका रेणु जी सरस्वती वंदना के। तेज रख, तेज रख, तेज रख। माँ वीणा पानी के चरणों में वंदन नमन, मंच को नमन और सभी को सादर अभिवादन। माँ वीणा पानी के चरणों में भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। आप सब भी मेरा साथ दीजिए। नव कल्पना नव चेतना माँ तेरे दर पे गाऊं मैं, नव कल्पना नव चेतना माँ तेरे दर पे पाऊं मैं। शब्द से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं। धन्यवाद। माधुर्य नैनों में लिए तेरी करूं मैं आरती। माँ सरस्वती मैं तुझे सदा भाव से उच्चारती। मन को ही मंदिर
से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं। हिम शिखा सी धवल आभा ज्ञान सिंधु अनूप हो, सृजन आंचल में रचूं ममतामयी स्वरूप हो। गूंथ कर भावों की माला माँ तुझे पहनाऊं मैं। गूंथ कर भावों की माला माँ तुझे पहनाऊं मैं। शब्द से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं। सुरमई आभा तुम्हारी मेरे मन के मीत हो, होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो विजय की साधना मस्तक चरण में झुकाऊं मैं। हो विजय की साधना मस्तक चरण में झुकाऊं मैं। शब्द से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं। शांति का उद्घोष हो तुम, प्रणय की हो वेदना, सृष्टि का सौंदर्य तुमसे, चित्त की हो चेतना। स्वर लहरिया नित्य ही तब भक्ति में बिखराऊं मैं। स्वर लहरिया नित्य ही तब भक्ति में बिखराऊं मैं। शब्द से और गीत भरूं रंग जीवन में भरूं मैं। सपना हर साकार हो, शब्द मोती बन के बिखरे, माँ तुम्हीं आधार हो। रंग जीवन में भरूं मैं, सपना हर साकार हो। शब्द मोती बन के बिखरे, माँ तुम्हीं आधार हो। बन कुमुदनी खिल के निखरूं, खुशबुएं महकाऊं मैं। बन कुमुदनी खिल के निखरूं, खुशबुएं महकाऊं मैं। शब्द से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं। नव कल्पना नव चेतना माँ तेरे दर पे पाऊं मैं। शब्द से सिंचन करूं और गीत तेरे गाऊं मैं गीत तेरे गाऊंगी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारी उदयपुर से पधारी रेलू सिरोया कुमुदनी जी। और अब अतिथि परिचय और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सौम्या को। सौम्या। कहते हैं खूबसूरती, एक सादगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक आस्था, एक विश्वास, एक कल्पना, एक एहसास, और यही तो होती है एक सुंदर और खूबसूरत से कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की गई है। आदरणीय अभी तक का संचालन कर रही थी, आगे के संचालन के लिए मुझे दायित्व दिया गया है। और चूंकि अतिथि परिचय का कार्यभार मुझे सौंपा गया है, सर्वप्रथम हमारे बीच जितने भी महनीय अतिथिगण आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। आप सभी ने अपने विशिष्ट समय के बीच से कुछ पल हमें हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तत्पश्चात हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच परिचय देना चाहूँगी श्री बाल स्वरूप राही जी का। और उनके परिचय में मैं उन्हीं की कही हुई दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। हम पर दुख का
पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। ऐसे महनीय व्यक्तित्व आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाल स्वरूप राही जी भारत के हिंदी के कवि और गीतकार हैं। 4 मई 1936 को ग्राम तिमारपुर नई दिल्ली में जन्म लेकर इन्होंने दिल्ली का भी मान बढ़ाया है, आज हमारे बीच आए हुए हैं। गीत और गजल के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं और उन्होंने कई गीत हिंदी मूवीज के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए भी लिखे हैं। वर्तमान में नई दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके आतिथ्य के लिए मैं नरेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आए और श्री बाल स्वरूप राही जी का स्वागत करें। इस पटल के संस्थापक नरेश जोशी जी हमारे बीच। जब फोटो खींच जाके जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। स्वागत की इसी श्रृंखला में अगला नाम जो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ, डॉक्टर आलोक त्यागी जी। डॉक्टर आलोक त्यागी अविरल जी जो कि दुष्यंत जी के सुपुत्र होते हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से सर के स्वागत में होनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, और हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, और किसी की रह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की रह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां सर के लिए। और सर के स्वागत के लिए मैं एक बहुत अच्छे गीतकार हमारे बीच हैं, पंकज जैन अंगार जी। मैं पंकज भैया से निवेदन करूंगी, ललितपुर से हमारे बीच आए हुए हैं, आए और श्री आलोक त्यागी अविरल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें। एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा अविरल एक दूसरे हैं, मेरा नाम आलोक त्यागी है, वो डॉक्टर भी उससे पहले था। माफी चाहूंगी, कुछ गलत सूचना का संप्रेषण हो गया था, तो सम्मान का संप्रेषण सही सर आपकी सरलता के हम कायल हैं और बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से ये कुछ पल हमें दिए। इस पटल की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सम्मान की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम एक महनीय नाम हमारे बीच है। महिला सशक्तिकरण का एक अप्रतिम उदाहरण हमारे बीच है, श्रीमती आभा चौधरी जी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां मैम के लिए आप सभी की ओर से। पटल से जुड़ी हुई है, इस कार्यक्रम की प्रबंधक भी हैं और इनका हर तरह से हमारे पटल को सहयोग मिलता रहता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप हमारे बीच आई। वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। और सदन में जितनी महिलाएं उपस्थित हैं वो विशेष रूप से उनका स्वागत है। हाँ जी बिल्कुल, आप महिलाओं की ओर से विशेष तालियां मैम के लिए आनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई मैम हमारे बीच है। और मैम के स्वागत में मैं कहीं अपनी लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि नेह की बाती बनी जलती रही कितने युगों से, नेह की बाती बनी जलती रही कितने युगों से, आर्यों पर नारियां चलती रही कितने युगों से। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए आप सभी की ओर से। और आतिथ्य सत्कार की श्रृंखला के पश्चात आइए हम एक बार जिस पटल के माध्यम से हम सभी लोग आपस में जुड़े, जिस पटल की वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं चाहूंगी आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियां नरेश जी के लिए भी होनी चाहिए, जिनके माध्यम से जिन्होंने सूत्र का काम किया है, जिस सूत्र में हम सभी को पिरोया है और हम सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपस में मिलने का। ये जो पारिवारिक मिलन जैसा ये कार्यक्रम हो रहा है साहित्यिक कार्यक्रम के साथ साथ, तो हम सबका भी बहुत बहुत आभार करते हैं। और मैं सुनीता जी को बुलाना चाहूंगी पटल परिचय के लिए हमारे बीच आए। सुनीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सूत्र में बांधना। आज कोई चेन्नई से, कोई राजस्थान से, सब कोई छत्तीसगढ़ से, इटारसी से, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं
और एक खूबसूरत कार्यक्रम जिनके माध्यम से हम यहाँ सभी लोग बंधे चले आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र द मैजिक मैन इन चंद्रा पर इससे पहले भी बहुत खूबसूरत अद्भुत कार्यक्रम होते आए हैं। अभी इससे पहले हमने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें एक आबाद हिंदी काव्य पाठ का आयोजन लगातार होता रहा, जिसमें भारत के अलावा 28 देशों की भागीदारी रही और एक विश्व कीर्तिमान। वाकई में एक अद्भुत सराहनीय, एक अच्छी सोच रचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को अंजाम देना वाकई में अपने आप में एक बहुत सराहनीय और प्रशंसा का काम है। एक बार मैं पुनः चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां द मैजिक मैन चंद्रा के जो संस्थापक हैं उनके लिए। और सदैव जो है हमारी संस्था पर बहुत ही जो है प्रबुद्ध और हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद बना रहा है। इस पटल में जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब जो अध्यक्ष हैं और एक स्तंभ की तरह यहाँ पर जो है बने रहते हैं, मार्गदर्शन देते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और कार्यक्रम के प्रबंधक हैं आदरणीय अमेरिका से, वो हमें जरूर सुन रहे होंगे और उनका आशीर्वाद ही है जो हम सब लोग यहाँ एक खूबसूरत कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और कार्यक्रम की प्रबंधक आदरणीय आभा चौधरी मैम जो हमारे बीच विराजमान है, वाकई में उनका जो है योगदान सराहनीय है, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे महानिदेशक आदरणीय नरेश जोशी मैम, और साथ में मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी उनकी धर्मपत्नी आदरणीय नीता जोशी मैम का, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं और शायद वो भले ही पीछे रहती हैं कैमरे के, पर उनका योगदान आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम जो आज यहाँ मौजूद हैं दुष्यंत स्मृति गजलोत्सव के माध्यम से एक महान गीतकार के स्मृति में आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उनकी एक गज़ल जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। कि तू किसी रेल से गुजरती है, कि तू किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की हद में और कितने करीब पाता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। वाकई में एक महान गीतकार, उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का काम किया, चाहे वो कथा हो, काव्य हो, कहानी हो, उपन्यास हो, लेखन हो आदि में उन्होंने अपनी लेखनी का बखूबी से उन्होंने जो है अपना जो योगदान दिया। जो प्रसिद्धि थी वो गज़ल के माध्यम से मिली और हम ऐसे गज़लकार को सतत नमन करते हैं और आज उन्हीं के माध्यम से खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। अब मैं हमारी जो प्रबंधक है आदरणीय आभा चौधरी मैम को आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए। मैम आप कृपया पधारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी, आदरणीय आलोक त्यागी जी और आदरणीय नरेश जोशी जी, इन सबको मैं नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और सभा में उपस्थित हमारे सभी विद्वान मनीषी और विदुषी, इन सबको मन से हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम जिसकी वजह से हुआ, जो हमारे संस्थापक हैं यत्र तत्र सर्वत्र, वो इस समय भी सर्वत्र ही हैं। कभी उधर नजर आएंगे, कभी उधर नजर आएंगे, कभी मंच पर नजर आएंगे। तो इन सर्वत्र जी के लिए जिन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और एक नहीं कई कार्यक्रम किए, हमेशा इनका एक लिंक चलता रहता है। कभी कविताओं की लंबी श्रृंखला चलती है, कभी गज़ल की, कभी लघु कथा की, कभी साक्षात्कारों की श्रृंखला चलती रहती है। तो इस तरह से ये हमेशा कार्यरत रहते हैं और लोगों को अपने मंच के माध्यम से सम्मानित भी करते हैं, उन्हें मौका भी देते हैं
और जितने नव लेखन में जुड़े हुए लोग हैं, जो नए लोग हैं, हमारे नवागंतुक हैं, उनको मौका देते हैं, अवसर देते हैं। अभी दुष्यंत गजलोत्सव सम्मान समारोह में हमने देखा कि हमारा जो कार्यक्रम था 46 दिन चला। उस 46 दिन के कार्यक्रम में आप यकीन मानिए हर दिन ऐसा होता था कि उन कार्यक्रम के जो गज़लकार आए हैं, जो गज़ल गो हमारे बीच उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी रचनाएं पेश की, हर रचना, हर गज़ल इतना हीरे की समान थी। हर चीज़ रिकॉर्ड करने लायक थी कि इसको अपने रिकॉर्ड में रखा जाए। बहुत खूबसूरत ये उत्सव रहा हमारा 46 दिन का, और इसमें हर उम्र के, हर देश के हर क्षेत्र से लोग आए। और उम्र की बात कहें तो 21 साल की बच्ची भी अगर उसमें शामिल थी तो वहीं 75 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सर्वव्यापी और बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं, अभी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बाल स्वरूप राही जी को तो मैं प्रणाम करती ही हूँ। साथ में मैं डॉक्टर हरीश नवल, जो पूरे एक इस एपिसोड के पूरे श्रृंखलाओं के जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हरीश नवल को मैं बारंबार नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। ऐसी शख्सियत जिन्होंने दूर बैठ के भी इस कार्यक्रम को बिल्कुल इतनी सजगता से चलाया, इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि आज ये कार्यक्रम सफलतम कार्यक्रम में से एक है, बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया। तो साथियों, ये दुष्यंत स्मृति उत्सव में एक लाइन में उनकी जरूर कहना चाहूँगी। दुष्यंत जी का जो लेखन था वो विविधता भरा था। उन्होंने हर भाव पर लिखा। अगर उनके गज़लों में प्रेम है, श्रृंगार है, तो उनकी गज़ल में आप तलखी भी देखेंगे। सामाजिक मुद्दों को उन्होंने जिस तरह से उठाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उनकी एक शेर मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम आदमी नहीं झुंझुने हैं, हम आदमी नहीं झुंझुने हैं। तो एक इकलौता एक शेर ऐसा है जो पूरी उनकी पर्सनैलिटी को हमारे सामने रख देता है, उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रख देता है। कितने रिबेलियन और कितने उन्मुक्त विचार वाले थे। निर्भय होकर उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया। और इस उत्सव को सफल बनाने में हमारी जो बिल्कुल पकड़ के जिन्होंने रखा है, जो स्तंभ, मुख्य स्तंभ रही है हमारी 34 जो मंच संचालिकाएं थी, उनका तो प्रदर्शन गजब का ही रहा। एक बार उनके लिए तालियां जरूर हो जाए। हर एपिसोड का संचालन इतना बंधा हुआ, इतना संयत, इतना मजबूत रहा कि हर बार उनके लिए प्रशंसा निकलती है। आप अगर उठा के देखेंगे फिर उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स, जो कमेंट्स हैं, उसमें आधे से ज़्यादा कमेंट्स तो मंच संचालिका के लिए होते थे कि बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया जा रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ अपने नरेश भाई से कि वो ऐसे और भी कार्यक्रम चलाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, हमारी टीम का सहयोग रहेगा, नीता जोशी मैडम का सहयोग रहेगा। तो उम्मीद है कि हम और नए शिखरों को चूमेंगे और इस तरह के नए कार्यक्रम करते रहेंगे। अपनी एक गज़ल से मैं इस कार्यक्रम के से अपने विचारों को, अपने उद्गारों को विराम देती हूँ। गज़ल के कुछ चंद शेर आपके सामने रखूंगी। इस सभा में मेरे जितने भी मित्र हैं, कोई कवि है, कवियत्री हैं, कोई उपन्यास लिखते हैं, कोई लेखिका हैं, कोई लेखक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा परिचय, मैं शिल्पा जैन चेन्नई से आपके बीच उपस्थित हूँ और आपसे एक बात आज मैं करने यहाँ पर उपस्थित हूँ कि इस पटल के जो संस्थापक हैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, द मैजिक मैन, उनका नाम मैजिक मैन कैसे पड़ा? ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज के दौर में हम एक परिवार को भी सम्मिलित नहीं रख सकते, साथ में नहीं रख सकते, लेकिन एक ये इंसान है जिन्होंने देश विदेश के सभी लोगों को, कवि कवयित्रियों को एक परिवार की तरह एकत्रित किया और उस वजह से आज यहाँ हम इस सभा में उपस्थित हैं। एक परिवार है ये द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल का,
जिस कार्यक्रम में आज आप उपस्थित हैं, और हम देश विदेश के कई मित्रों से ऑनलाइन भी मिलते हैं और यहाँ इस ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आप सभी से मुलाकात होती है। मैं चेन्नई से आती हूँ, कोई कानपुर से आया है, कोई लखनऊ से, कोई बरेली से, कोई आगरा से, उन सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। और मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल पर एक चीज़ ये है कि कविता हर किसी को समझ नहीं आती, कविता हर कोई लिख नहीं सकता, लेकिन द मैजिक मैन एन चंद्रा ने वो करके दिखाया कि हर घर में एक कवित्री या कविता लिखने वाला लेखक हो, क्योंकि जिसके मन में भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो लिखता ही है, चाहे टूटा फूटा ही सही वो लिखता है, और उसको मंच नहीं मिलता। मंच बहुत मुश्किल से अच्छे सधे हुए कलाकारों को भी नहीं मिलता, और वो मंच नरेश चंद्र जोशी जी ने हम सभी को दिया है। और उसमें सबसे पहला उदाहरण मैं हूँ कि मुझे सबसे पहला मंच आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी ने अपने पटल पर दिया था। बहुत बड़े साहित्यकार 7 समंदर पार आपको सुन रहे हो तो ये हो जाता है कि जबान तालू से चिपक जाती है, पानी पीना पड़ता है। आदरणीय राही जी दुष्यंत जी के मित्रों में से रहे हैं, उनके कंटेम्प्रेरी हैं 2-4 साल आगे पीछे। मैं उनको सादर नमन करता हूं। आदरणीय आभा जी, आदरणीय जोशी जी, सबका बहुत बहुत आभार इस सम्मान के लिए। मतलब यही अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं आदरणीय राही जी के साथ मंच पे विराजित हूं। जिनको बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, उनके साथ बैठना कितने सम्मान की बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूं तो मेरे ख्याल से जैसा बताया जोशी जी मैजिक मैन है, न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके हिस्से में हैं, लेकिन ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है कि कोई गजल का उत्सव दिनों दिन चलता रहे, महीनों चलता रहे और नई नई प्रतिभाएं रेखांकित होती रहे। और जैसा आपने बताया कि नई प्रतिभाओं को सामने लाने में जोशी जी का सानी नहीं है, तो इसके लिए तो मुझे उनका धन्यवाद देना पड़ेगा। इस सम्मान के साथ साथ मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जब भोपाल से चला था तो सोच रहा था कि कार्यक्रम कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, पर दिल्ली जैसे महानगर में बरसात के बावजूद ऐसे मौसम के बाद हॉल भरा हुआ मिलेगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की। ये जोशी जी के प्रति लोगों का सम्मान है और ये मैजिक है और ये राही जी का आकर्षण है कि बहुत सारे लोगों को आज मंजिल मिल गई होगी। जो आपने अपनी कविता कही थी अभी कि राही को मंजिल ऐसी नहीं मिलती है, तो वो बहुत सारे जो गजल के राही हैं आज वो देख सकते हैं कि उनकी मंजिल कितनी खुशनुमा खूबसूरत होगी जब वो यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर राही जी आज हैं, कविता के उस मुकाम पर जिसको छूना बहुत मुश्किल बात है। मैं सोच रहा था कि इस परंपरा को भी जारी रखा जाए कि अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उसकी संचालिकाएं न केवल खूबसूरत शख्सियत की मालकिन रही हैं, बल्कि खूबसूरत आवाज और खूबसूरत बातों की भी मालकिन रही हैं। तो आज जो संचालन कर रही हैं उनके बारे में भी ये कहना चाहूंगा, अद्भुत संचालन कर रही हैं आप। और उनके लिए भी तारीफ के दो शब्द जो एक आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह कहीं चली गई, वो है क्या? अच्छा है आपको अच्छा खैर, तो अब मैं देखिए ये सही है जैसा कहा भी कि दुष्यंत जी को जो अपार सफलता, अपार लोकप्रियता या लोक स्वीकृति जो भी आप कहें, उसका आधार उनकी गजलें। लेकिन गजलों तक वो एक लंबी साहित्यिक यात्रा करके पहुंचे
जैसा भी किसी ने कहा कि उन्होंने और विधाओं में भी लिखा। तो यदि हम उनकी गजलें खूबसूरत आज देखते हैं, अपने जीवन के करीब पाते हैं, अपनी बात कहने के लिए उनका सहारा लेते हैं, तो आप विश्वास जानिए कि उसके अंदर उन गीतों का भी योगदान है जो उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में लिखे। उन गीतों ने उन्हें एक मंच का कवि बनाया, उनको सुखद आत्मविश्वास से भरा, उन्हें लगा कि मैं कवि हूं। हालांकि उन कविताओं का जो भी स्तर रहा वो अलग बात है, पर उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरुआती दिनों में जब आपको इस तरह से प्रशंसा मिलती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके बाद फिर उन्होंने जो उनकी प्रारंभिक गजलें थी, जिसका चस्का उन्होंने खुद लिखा है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की जो गजलें थी उनको पढ़ के उनको लगा था, उन प्रारंभिक गजलों की भी अपनी भूमिका रही। फिर उसके बाद वो नई कविता के क्षेत्र में आते हैं और सेटल हो जाए। फिर उसके बाद वो नई कविता के क्षेत्र में आते हैं। आप जानते हैं कि गीतों से जब नई कविता के क्षेत्र में कोई आता है तो एक अलग ही दुनिया, और वो भी खास तौर से इलाहाबाद की दुनिया, जहां पर वो आए, उन्होंने गीतों से वो नई कविता की तरफ गए। और वहां पर सूर्य का स्वागत, उनका जो पहला काव्य संग्रह था, वो आया और उसकी एक छोटी सी भूमिका है। जब वो कविताएं लिखी गई थी तो उस समय वो श्रोता ढूंढा करते थे, और एक बार डॉक्टर धर्मवीर भारती उनकी पकड़ में आ गए और डॉक्टर धर्मवीर भारती को वो अपने कमरे में ले गए। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती ने खुद लिखा है। और वो कमरे में ले गए और उन्होंने कहा कि ना वहाँ सोफा था, ना पलंग था, वहां दरी थी और पीठ टिकाने के लिए एक बक्सा था। और वहां पर जो है उन्होंने बैठ के दुष्यंत की कविताएं सुनी, और उसमें से उन्हें, यूं तो कई कविताएं थी, सूर्य का स्वागत नामक जो कविता थी वो उन्होंने ली, वो ले गए और उसको निकष में प्रकाशित किया, जो कि आदरणीय राय जी बताएंगे उस समय बड़ी आला दर्जे की मैगजीन हुआ करती थी। निकष में छपना मतलब आपका साहित्यिक भविष्य उज्जवल है, कुछ इस तरह का माना जाता था। तो उन नई कविताओं की भी उसके अंदर भूमिका रही। और फिर जो दोस्त यार उस समय उनसे बहस मुबाहसे होते रहते थे, उनकी भी कविता भूमिका रही। तो मुझे लगता है कि इस बात की बेहद बड़ी भूमिका रही होगी जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन कविता से निकलकर और उन्होंने जब उपन्यास लिखे या जब उन्होंने काव्य नाटक लिखे। आप जब एक विधा से दूसरी विधा में जाते हैं तो बड़े सशंक शुरुआती कदम होते हैं। मुझे हिंट भी कर दिया जाए कि मुझे कितना रुकना है, क्योंकि देखिए ऐसा कैप्टिव ऑडियंस बड़ा मुश्किल से मिलता है ना, तो इसलिए जो है आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, नहीं तो मैं तो बोलते ही रहूंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जितना संक्षिप्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह आदरणीय राही जी को सुनना चाहता हूं। देखिए बड़ी सीधी सी बात ये है, तो मैं खैर अपनी बात को संक्षिप्त रखता हूं और ये कहूंगा कि इसके बाद वो गजलों में आए। जहां तक गजलों की बात है, सब लोग जानते हैं कि गजलों की पीठिका, गजलों की भूमिका क्या रही है। वो इमरजेंसी का दौर था। उनके शुरुआती दौर को तो मैं जाहिर में देख नहीं पाया, क्योंकि जब उन्होंने अपनी सूर्य का स्वागत लिखी थी तो सूर्य के स्वागत में जो बच्चा है, ये कविता 65 साल पहले लिखी गई थी। सूर्य के स्वागत में जो बच्चा है, जो दीवार पे काई खुरसता है सूर्य के स्वागत के लिए, वो बच्चा आज आपके सामने खड़ा है। तो वो दौर तो मैंने नहीं देखा, पर जब ये गजलें आई तो वो मैंने दौर देखा और बहुत करीब से देखा। मैं उस समय कॉलेज में था और आप एक अजीब माहौल था। जो इमरजेंसी के दौर से परिचित है वो जानते होंगे कि कितना दम घोटू माहौल था उस समय। एक तरफ आंदोलन थे, जन आंदोलन थे जो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे थे, दूसरी तरफ सरकारी दमन था जो बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में आम आदमी बेहद पिस रहा था और ऐसे में आप सब मानेंगे कि साहित्य की कुछ भूमिका होनी चाहिए। यदि साहित्य की ऐसे मौके पर भूमिका नहीं होगी तो साहित्य कब खड़ा होगा आपके साथ। और इसीलिए उस दौर में ये गजलें आती हैं जो एक आम आदमी के दुख दर्द को, उसकी आशाओं आकांक्षाओं को, उसके सपनों को, उसकी चाहतों को, सबको अभिव्यक्ति देना चाहती हैं। और
उन लोगों से सवाल पूछना चाहती हैं जो उनकी बदहाली के जिम्मेदार हैं कि कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। ये उन्होंने कविता इंदिरा जी के लिए लिखी थी कि कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए और कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और सिर्फ सवाल ही नहीं, ये दर्द आप देखिए कि भाई इन सब चीजों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है बर्दाश्त करना। तो कहते हैं कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो ये तकलीफ देखिए, मतलब उनके साथ भी खड़े हैं, उनको साथ में जो है अपने तरीके से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही। तो ये इमरजेंसी के दौर की बातें थी, गजलें थी। खैर जी, मुझे बार बार ये लग रहा है और मैं समझ रहा हूं, तो मैं खैर अंत में यही कहूंगा कि ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज राही जी को सुनूं। और मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा कि इमरजेंसी के दौर में दुष्यंत जी वापस कवि सम्मेलनों की तरफ गए, वापस रेडियो स्टेशन की तरफ गए, और उसमें एक कार्यक्रम ऐसा था जम्मू का जिसमें ये उनके बिल्कुल 75 की बात है, जब दुष्यंत जी 75 में दुष्यंत जी का निधन हुआ, कि उसमें राही जी भी उनके साथ थे। तो मैं तो बड़े मतलब विद बेटेड ब्रेथ जिसे कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं कि वो कार्यक्रम क्या था, कैसे था। तो उसके बारे में विस्तार से सुनेंगे, मैं भी मुंतजिर हूँ सुनने के लिए। बस सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि दुष्यंत जी को गए 45 साल हो गए, इतना तो वो जिए भी नहीं, 42 चले गए। पर पिछले 45 सालों में मैंने देखा है कि हर साल उनकी लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई और उनके चाहने वाले बेइंतहा। मैं खुद कई शहरों में जाता रहता हूं, देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, बड़ा अच्छा लगता है ये सम्मान। आज उनके नाम पे संग्रहालय है, डाक टिकट जारी हो चुका है, सड़क है, सारी चीजें हैं। पर मुझे लगता है कि जब उन्होंने एक गजल जैसे रूमानी अयथार्थवादी फॉर्म को चुना होगा जीवन की तल्ख सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए, तो क्या उनके जहन में ये सवाल नहीं आया होगा कि दुष्यंत की ओर से मेघा को इस बात के लिए बड़ी बधाई घोषित करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का करते हैं। उधर पीछे ये मेघा के इस उपन्यास का नाम है गुस्ताखियां, और इस उपन्यास में क्या उपन्यास हमारे बीच आते रहेंगे। बहुत बड़ी बधाई मेघा आपको पूरे सदन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि को विशेष धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं मेघा से आग्रह करूंगी कि के सम्मान समारोह में इस किताब का सामने आना, यहाँ पर उनके सुपुत्र हैं, सभी लोग हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं और आप सभी वाणी साधक और साधिकाएं यहाँ मौजूद हैं। आप सभी की उपस्थिति मुझे रोमांचित कर रही है। सोचा तो बहुत कुछ था कि ये कहूँगी वो कहूँगी, क्योंकि बोलने में तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, पर मैं शुरुआत करती हूँ। थोड़ा सा मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अध्यक्ष आदरणीय बालस्वरूप राही सर जी को, जिनके हाथों से इस पुस्तक का विमोचन हुआ। मुख्य अतिथि आदरणीय आलोक त्यागी जी, पटल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, पटल की प्रबंधक आदरणीय आभा चौधरी जी, पटल के निदेशक एन चंद्रा जोशी जी, प्रमिला भारती जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप। आपके हाथों से मेरी पुस्तक का विमोचन होना मेरे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात थी। पटल की आधार स्तंभ नीता जोशी जी और आदरणीय सुबोध शर्मा जी और सभी वाणी साधक और साधिकाओं का अभिनंदन। आप सभी के सामने मेरी ये पहली किताब गुस्ताखियाँ, जो कि एक उपन्यास है,
इसका लोकार्पण हुआ। ये मेरे हाथ में है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी कहानी इसके पीछे छिपी है। सोचा भी नहीं था कभी कि मैं अपनी किताब छपवाऊंगी और इसका क्रेडिट जाता है इंडिया नेट बुक्स को और विनय माथुर जी को। विनय माथुर जी प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, एक बार तालियां इनके लिए भी बहुत बनती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैंने इनको काफ़ी कुछ कहा था कि आप रहने दीजिए, मत कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, पर उन्होंने मुझे कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। थैंक यू विनय जी, आप नहीं होते तो आज ये किताब नहीं होती। बात करनी है अब मुझे अपनी किताब के बारे में। गुस्ताखियाँ, जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गुस्ताखियाँ तो होंगी, लेकिन क्या गुस्ताखियाँ ये मैं बता दूंगी तो फिर आप जब खरीदेंगे तो क्या पढ़ेंगे। एक आदमी बता दीजिए। ये ना बताना भी एक गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी की सबसे बड़ी है बता दीजिए। प्रेम, जीवन का सबसे अनमोल उपहार। बिना प्रेम के कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्ते में स्वाभाविक है प्रेम का होना। प्रेम जब हमारे मन में होता है, हमारे जीवन में होता है, हमें बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है, लेकिन वही प्रेम हमारे जीवन की दिशाओं को बदल भी सकता है। और वो प्रेम जब एक गुस्ताखी के रूप में सामने आ जाए तो फिर ये किताब बनती है गुस्ताखियाँ। बहुत ज़्यादा इस किताब के बारे में नहीं कहूँगी, ना ही मैं इसके इतिहास में जाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बता दूंगी तो फिर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लिंक जरूर मैं शेयर करूँगी। किताब के बारे में बोलने के लिए हमारे साथ आने वाली थी आदरणीय अंजना सिन्हा जी और अलका सिन्हा जी और आदरणीय लक्ष्मी नारायण वाजपेयी सर, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, जो अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं शामिल हो पाए। और आप सभी के हाथ में मेरी पुस्तक है। सर, मैडम, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़कर अपने विचार जरूर दीजिएगा। पहला प्रयास है, कमियां होनी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। बस इतना ही मुझे अभी कहना है, इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि पहली पुस्तक हमारे प्रथम संतान की तरह होती है और प्रथम संतान को अपने हाथ में लेकर एक माँ की तरह मेरा भावुक होना बहुत स्वाभाविक है और मैं इस समय बहुत भावुक हूँ। धन्यवाद। बस एक बात मुझे कहनी है आप सभी से, जैसे हमारे घर में कोई बहुत संस्कारी संतान ने जन्म लिया हो। बहुत बहुत बधाई आपको आदरणीय डॉक्टर साहब हरीश जी, और हम सबकी ओर से आप बधाई स्वीकार कीजिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विमोचन के बाद मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय डॉक्टर बाल स्वरूप राही जी से कि वे हमें अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और हम सबको किताब अर्चना अर्पण सम्मान दिया जा रहा है जी, जो दिया जाएगा श्रद्धेय डॉक्टर बाल स्वरूप राही जी के कर कमलों से। हाँ बोलो। नहीं फंक्शन पे हूँ फिलहाल, तो उसके बाद जिम जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या। बात तो सुबह होया, लड़का दे आया, ग्राउंड को भेज दिया था। हाँ, बाकी जिम के बाद आऊँगा, तेरे पास ही आऊँगा। हाँ ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तीसरा अर्चना अर्पण सम्मान हमारी ही पटल की जो भी आपके मध्य संचालन कर रही थी सुनीता निमिष सिंह, वो भी उदयपुर से हैं, और उन्हें ये सम्मान देने के लिए मैं बड़े आदर और श्रद्धा भाव से आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने हाथ से ये सम्मान सुनीता जी को प्रदान करें।
हमने ये 5 सम्मान देने की घोषणा की थी, तो इसमें चौथा अर्चना अर्पण सम्मान हम दे रहे हैं हमारी ही पटल की एक और बहुत मेहनती कर्मठ संचालिका और हमारे इस फाउंडेशन की उपाध्यक्षा डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव को। मैं चाहती हूँ कि हाँ, आदरणीय सुबोध जी के हाथ से उनको ये सम्मान प्रदान किया जाए। अर्चना जी के परिवार का आज यहाँ होना हमारे लिए वाकई गौरव की बात है। मैं चाहती हूँ एक बार उनके परिवार के लिए ताली आप दें। श्रृंखला में जो 5वां सम्मान है वो आदरणीय आभा चौधरी जी देंगी भूमिका जैन जी को। भूमिका जी आप स्वीकार कीजिए। अर्चना जी के नाम से सम्मान देते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। कुछ भावनाओं को शब्द नहीं होते। लेकिन पटल हर साल उनको याद करके ये सम्मान किसी एक संचालिका को देगा, किसी 2 संचालिकाओं को देगा। और ये निर्णय जिस दिन उनका देहांत हुआ था, रात को 2 बजे हमें पता चला था। हरीश सर अमेरिका में है और सुबह 4 बजे हमने फैसला किया था, कोई भी हो जो साथ में काम करता हो उसका जाना अजीब लगता है। उनका परिवार का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता। विधि का विधान है सर, जिसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये पटल हमेशा उनको याद रखने के लिए संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। ये सम्मान की श्रृंखला यहाँ समाप्त हो रही है और मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर बालस्वरूप राही जी को आमंत्रित करती हूँ। इसलिए क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले हिंदी भवन में मेरी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था थोड़ी देर पहले। उसमें मैंने जितनी गज़लें कही हैं तो उनमें जो अशार शेर लोगों को ज़्यादा पसंद आए तो वो मैंने एक जगह कर चुने हुए शेर, तो उसका नाम लग दिया है बालस्वरूप राही शेर मन पसंद। और मैंने कि उसकी किताब में शुरुआत में मैंने ये लिखा है कि शेर मेरा वो सबसे अच्छा है, शेर मेरा वो सबसे अच्छा है, याद जो आपको ज़बानी है। तो कवि के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उसकी बात पाठकों और श्रोताओं तक पहुंच जाए। इससे बड़ी कोई कामयाबी कवि के लिए नहीं हो सकती। और जहाँ तक दुष्यंत जी का सवाल है, जितने कवि हैं, लेखक हैं, दुष्यंत जी सबसे ज़्यादा मेरे करीब थे। उनसे मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक कारण तो ये भी था कि वो गज़ल कहते थे, मैं भी गज़ल कहता था, गोष्ठियाँ होती थी आकाशवाणी में तो हम लोग साथ पढ़ते थे। दूसरा कारण ये था कि मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक था और हम दुष्यंत जी की गज़लें बड़े शौक़ से छापा करते थे। और ये बताते हुए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि उस दौर में दुष्यंत जी की गज़लों की बहुत ही तीव्र और अच्छी प्रतिक्रिया होती है।
जबकि हिंदी में गज़ल की दौर की शुरुआत थी। उससे पहले भी कुछ गज़ल कवि हुए, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं हुए। हालांकि मैं और पहले से गज़लें कहता हुआ आ रहा हूँ, तो हम दोनों साथ रहे। और आकाशवाणी में जब मैं गज़ल पढ़ता था तो वो दुष्यंत जी उस पर कमेंट करते थे। एक आकाशवाणी में गज़ल पढ़ी मैंने तो उस पर एक शेर पर उसके बाद चर्चा भी हुई। तो दुष्यंत जी और मेरी गज़ल के बारे में खूब चर्चा होती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने गज़ल को लोकप्रिय बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उनके कई शेर लोगों की ज़बान पर चढ़ गए। गज़ल का इससे और कोई अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता कि तो वो दिल से निकले और लोगों के दिल में उतर जाए। दुष्यंत जी के गज़ल में यही खूबी थी। उन्होंने जिन्हें मूल्य कहते हैं हम, अच्छे मूल्यों के समर्थन में उन्होंने गज़ल लिखी, और जो कमियां थी समाज में, माहौल में, उनके खिलाफ उन्होंने गज़ल लिखी, और बड़ी अच्छी गज़लें उनकी रहीं। और इतना प्यार वो मुझसे करते थे, ये मैं बताऊं कि वो अपने आखिरी दौर में ज़िंदगी के वो बम्बई गए थे दुष्यंत, और बम्बई वो मुझसे मिल के गए थे, और मुझसे उन्होंने कहा था, राही जी मैं और आप दोनों मिलके बम्बई में एक साथ गीत लिखेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसे राही दुष्यंत। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते होंगे, और मैं उनसे कि उनकी इच्छा थी कि राही दुष्यंत नाम से फिल्मों में गीत लिखे जाएं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह से वो मशहूर हो। तो जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो मेरे पास ऑफिस में आए थे, मुझसे मिले, कहने लगे तुम भी चलो, हम दोनों मिल के गीत लेंगे। मैंने दुष्यंत जी से कहा कि दुष्यंत जी ऐसा है, मैं तो हो आया एक बार बम्बई, तो बम्बई वाले ये कहते हैं कि पहले तुम यहाँ आओ, हमें सुनाओ, तब हम आपके फिल्म गीतों में देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले ही हम आपके गीत फिल्मों के लिए तय कर दें। मैं गया था बम्बई एक बार, मेरी कविताएं बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। तो जब वहाँ एक प्रोड्यूसर्स मीटिंग हुई फिल्म वालों की, महावीर अधिकारी बहुत बड़े संपादक थे, नवायत थे, वो भी मौजूद थे, और बहुत कवि मौजूद थे। तो वहाँ मैंने कविता पढ़ी, तो इत्तेफाक से मेरी कविताएं बहुत कामयाब हुई। तो जब चलने लगे तो उन्होंने गोयल साहब थे और बहुत से प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कहा कि राही जी वो बहुत ही आपकी लगी अच्छी। तो महावीर अधिकारी जो नवभारत टाइम्स के संपादक थे, तो उन्होंने कहा कि राही जी को पहले फिल्मों में कोई जगह तो दो, कोई तय तो करो, तभी तो ये दिल्ली छोड़ के बम्बई आएंगे। तो उस पर गोयल साहब ने यह कहा था, अधिकारी जी बम्बई में कोई किसी को बुलाता नहीं, सब अपना सामान कंधे पर रख के यहाँ आते हैं। तो मैं तो चाहता है कि हिंदुस्तान में अभी तो था ही, थोड़ी बहुत लोकप्रियता भी कविता में रही। तो मैंने टेलीविज़न के लिए बहुत फीचर लिखे हैं, गीत लिखे हैं, लेकिन मैं बम्बई पे गया नहीं। तो दुष्यंत बम्बई गए थे मुझसे मिल के, तो वो लौट के आए, तो वो बहुत ही कम उम्र में विदा उन्होंने दे दी, बहुत ही कष्ट हुआ। तो उनकी बहुत गज़लें हमने साप्ताहिक हिंदुस्तान में छापी थी, और वो बहुत मकबूल हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। और आजकल तो गज़लों का वैसे भी दौरा है, गज़ल काफ़ी पॉपुलर होती है। एक तो आज मुझे ये इस गोष्ठी में आके ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें महिलाएं
ज़्यादा है पुरुषों से उनका बहुमत। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो पूरा एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के लिए पूरा ऑपेरा लिखा था, उसका नाम रखा था शतरूपा। जैसे मनु है ना, तो ऐसे में जब मुझे सौंपा गया ये काम कि महिलाओं की क्या स्थिति समाज में रही, दर्शकों के बीच राही जी लिख के लाइए, तो मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि भाई जैसे पहले मनुष्य का नाम मनु था, तो पहली स्त्री का नाम क्या था? नहीं पता होगा किसी को, मानवी नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता था। मैंने किताबें छानी, मुझे नहीं पता था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। कल्याण का एक विशेषांक छपा हुआ था, नारी विशेषांक, जब मैंने पढ़ा तो उसमें दिया हुआ था कि ब्रह्मा ने जब मतलब दो जीव बनाए, एक पुरुष और एक नारी, तो उन्होंने पुरुष को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि के पहले पुरुष हो और तुम्हारा नाम है मनु। फिर उन्होंने महिला को बुलाया ब्रह्मा ने और उनसे कहा कि तुम सृष्टि की पहली महिला हो और तुम्हारा नाम है शतरूपा। जो मनु पहला मनुष्य माना जाता है पुरुष, ऐसे पहली नारी शतरूपा थी। इससे ये प्रकट होता है कि नारी के विभिन्न रूप होते हैं और कितनी उसमें सामर्थ्य होती है। तो फिर मैंने शतरूपा नाम से पूरा एक और नाटक लिखा था, जो कि सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में उसे खेला। तो इसी तरह एक फंक्शन चल रहा था, मैं बैठा था तो बात चल रही थी लड़कियों की, तो बैठे बैठे फंक्शन में ही 4 लाइनें मेरे दिमाग में आई, लड़कियों की चल रही थी। तो आई मेरे दिमाग, बैठे बैठे मैंने लिख दिया कि वे प्रथम आई हुई है। एक सच ये भी तो है, देखिए जब भी कोई परीक्षा फल निकलता है, हेडिंग आती है कि इसमें फिर छात्रा प्रथम आई, लड़की प्रथम आई, कई बार ये हेडिंग होती है। तो मैंने लिखा कि वे प्रथम आई हुई हैं। एक सच ये भी तो है, लड़कियां छाई हुई हैं। एक सच ये भी वे प्रथम आई हुई हैं। एक सच ये भी तो है, लड़कियां छाई हुई हैं। एक सच ये भी तो है, पर पुरुष सत्तात्मक मेल डोमिनेटेड, पर पुरुष सत्तात्मक दुनिया के तेवर देखकर बहुत घबराई हुई है। एक सच ये लिखा था कि इतना सम्मान नारियों को दिया जाता है, किंतु फिर भी उन समाज में उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो ये मैंने वहाँ पे 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी। तो इसी तरह बैठे बैठे आता रहता है ख्याल, और आज क्योंकि गज़ल पे